नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और चलिए सबसे पहले कार्यक्रम में आप सभी को बता देते हैं कि आज की तिथि क्या है। तो दर्शकों, आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, माह है ज्येष्ठ और आज है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। तारीख है 17 मई और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। और बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे आज के इतिहास पर और जानेंगे उन सभी घटनाओं के बारे में जो आज के दिन 17 मई के दिन इतिहास में घटित हुई थी। 1498 में पुर्तगाल का प्रसिद्ध खोजी नाविक वास्को डी गामा पहली बार कैलीकट के निकट पहुंचा था। 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत से बटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एक अंतर्राष्ट्रीयकरण जो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और प्रौद्योगिकी को मानकीकृत और नियंत्रण करता है, को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इन पेरिस के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 में राष्ट्रपति अभियान गतिविधियों पर सीनेट की चयन समिति ने 17 मई 1973 को वॉशिंगटन डीसी में वाटरगेट घोटाले की सुनवाई शुरू की थी। 1976 में जापानी महिला श्रीमती जिनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला बनी थी। सन 1983 में इजराइल और लेबनान के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। 2014 में दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने 17 मई 2014 को 543 सीटों में से 336 सीटों से भारत में आम चुनाव जीता था। यह पहली बार थी जब इस पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के लोकसभा में बहुमत हासिल की थी। तो दर्शकों, ये थी वो सारी घटनाएं जो 17 मई के दिन इतिहास में घटी थी। और अब बढ़ेंगे आगे और साझा करेंगे आप सभी के साथ एक सुविचार। तो चलिए देखते हैं कि क्या विचार आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। मुस्कुराहट कठिन वक्त की श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कठिन परिस्थितियां जब आती हैं, जब हम कुछ कठिन चीज़ों से घिर जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता और जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हम कुछ गलत ना चाहते हुए भी हमारी प्रतिक्रिया हमें गलत साबित कर देती है। तो ऐसे वक्त हमें संयम साधना होता है एक मुस्कुराहट के साथ। और कई बार ऐसा भी होता है दर्शकों कि कुछ प्रश्न हमारे साथ कुछ समय की कुछ गलत समय पे कुछ गलत प्रश्न जब हमसे किए जाते हैं और उन कई बार प्रश्नों का उत्तर देने से हम फंस जाते हैं या फिर कहिए कुछ गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त खामोशी बहुत अच्छा उत्तर होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन अच्छी बातों का अपने जीवन में। और अब आगे बढ़ेंगे और दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि 17 मई के दिन आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे हम मनाते हैं, यानी कि विश्व दूरसंचार दिवस। जी हाँ, आज का हमारा विषय भी यही है कि आज हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे। तो दर्शकों, आपको बता देती हूँ कि इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो विशेषज्ञ हैं, पवन कुमार जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर, आप भारतीय दूरसंचार सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में बीएसएनएल एमपी में प्रधान महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। सर, पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और दर्शकों, आप सभी को यहाँ पर आज के हमारे मेहमान से भी मिलवा देती हूँ। और हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलवाने के पहले उनकी बुक से आप क्या परिचय करा देती है। तो देखिए, ये जो बुक के राइटर हैं, सबसे पहले बुक का टाइटल आपको पढ़ के बताना चाहूँगी, टिकाऊ चमचों की वापसी। और इसके जो राइटर हैं, यानी कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, अशोक व्यास जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज कार्यक्रम में हम अशोक सर से उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, और सर एक व्यंग्यकार भी हैं, तो उनके जो व्यंग हैं आज आपके लिए वो लेकर आए हैं। तो बिल्कुल कार्यक्रम में हम
आप तक उनकी कविताएं भी पहुंचाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं पवन सर से। सर, आज विश्व दूरसंचार दिवस है और जो संस्था है, दूरसंचार संस्था है, आप उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के इस दिवस के दिन आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और यूनाइटेड नेशंस ने, जिसकी एक संस्था है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जी, उसके सेक्रेटरी जनरल के द्वारा आज एक विशेष संदेश दिया गया है। आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस है। ये दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। एक तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, पहले इसको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के नाम से जानते थे, अब इसमें सूचना समाज, क्योंकि हम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है और सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे, आपकी उंगलियों पे, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे सब जगह उपलब्ध है। तो ये समाज जो है सूचना समाज है, इसलिए इसको विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इसमें ITU के सेक्रेटरी जनरल का विशेष मैसेज हर साल मिलता है, हर साल एक नई थीम दी जाती है और इस बार की थीम है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इस तरह से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और टेलीकम्युनिकेशन में ने सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है और हम सब एक दूसरे से निरंतर कनेक्टेड फील करते हैं और कनेक्टेड रहते भी हैं, डेटा के माध्यम से, टेलीकॉम के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और इंफॉर्मेशन के माध्यम से। जी बिल्कुल। और दर्शकों, मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी कि दूरसंचार दुनिया में सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा फ़ोन के आविष्कार से लाई गई थी। जी हाँ, और दूरसंचार आप कहिए कि पूरे दुनिया में इसने एक क्रांति ला दी थी। सर, क्या कहेंगे आप इस बात पे कि दूरसंचार जो ये टेक्नोलॉजी है, ये क्रांति है, इसको आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल क्रांति है। आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आपका मित्र है, आपका परिचित है या आपका बिजनेस पार्टनर है या किसी भी तरह से संबंधित है और आप उससे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे बात कर लेते हैं, सूचना का आदान प्रदान कर लेते हैं, हालचाल ले लेते हैं। इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आज के जो समय में अगर हम देखें तो हम फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ज़रा हम पीछे अगर समय पे जाएं तो सोचिए कितना कठिन होता था अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने परिवार से जो दूर दराज बैठे हैं उनसे संपर्क करना। और इन्हीं चीज़ों के मदद से, इन चीज़ों के माध्यम से आज कितना आसान है कि हम क्षण में उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनसे संपर्क में आ सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कितनी सुविधाजनक है हम सभी के लिए। सर, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि जो यह दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस का जो आयोजन है, ये किस उपलक्ष्य में किया गया है? 1853 में जब टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ और उसके पश्चात टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तो विषय ये था कि वर्ल्ड ओवर ये जो सूचना क्रांति होगी जी, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, इसके मानक कैसे तय किए जाएं, इसके लिए एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाया गया। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन किया गया 17 मई 1865 को जी। उस दिन की याद में, और उसमें भारत, दुनिया के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उस दिन की याद में, उस दिन की मेमोरी में ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे चला और अभी 2005 में इसमें सूचना समाज भी जोड़ दिया गया। तो उद्देश्य यह है कि वो जो ITU है जी, वो सारी दुनिया में टेलीकॉम फैसिलिटी किस प्रकार से दी जाएंगी, किस तरह के गैजेट्स होंगे, क्या क्या सुविधाएं होंगी, वो सारी चीज़ों के अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जी। सर, आपने अभी ITU की बात निकाली थी, तो मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करूँगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ है ITU के कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी बताएं ताकि वो इस ITU को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहली चीज़ तो
सर टेलीकॉम। इस प्रश्न को हम लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश जी। जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। हेलो मैम, नमस्कार जी हेलो। नमस्कार नमस्कार। जी प्रश्न कीजिए अपना। सर हम ये जानना चाहते हैं कि दूरसंचार में जो 5G और 6G है उसमें सर क्या नए बदलाव हो रहे हैं? आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगे, सुन नहीं पाए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 5G और 6G में क्या सर नए बदलाव हो रहे हैं दूरसंचार में? 5G और 6G अच्छा, जो आ रहा 5G है और उसमें 6G बदलाव आपने पूछा। जी, उसमें क्या हाँ है? जी, हाँ जी सर। देखिए 5G जो है पूरे भारत में लॉन्च हो गया है जैसा कि आपको पता है, लेकिन अभी मेजर सिटीज़ में ही अभी इसको दे पाए हैं प्राइवेट कंपनियां, और BSNL ने तो अभी इसमें शुरुआत भी नहीं कर पाई है। लेकिन 4G कोई कम नहीं है, और फ्यूचर 6G का अभी हमें पता नहीं कि 5G हमें कहाँ तक ले जाएगा, बट इतना बता सकते हैं कि 5G में आपको जो स्पीड मिलने वाली है, जो बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं, वो 2 GBps से, गीगाबाइट से लेके 35 गीगाबाइट्स तक आपको मिलेगी, जहाँ पे आप समझिए कि 30 GB का डॉक्यूमेंट, वीडियो, एक 4-5 फिल्में आप जो है सेकंड्स में डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये डेटा का युग है, और अब सब चीज़ें डेटा से ही नियंत्रित होती हैं। डेटा पर ही सवार होकर आपकी वॉइस जाती है, डेटा पर ही आपका वीडियो जाता है, डेटा पर ही आपका पूरा कम्युनिकेशन होता है। तो दिस इज द एज ऑफ डेटा, दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट। और अब जो हम फोन पे बात करते हैं उसको वॉइस ओवर इंटरनेट बोलते हैं, VoIP। तो फ्यूचर ये है कि 5G सारी दुनिया को बदल देने वाला है, और 5G में ये होगा कि बिना ड्राइवर के कार चलेगी, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो ऑलमोस्ट रियल टाइम है। इधर से आपने क्वेरी किया या कमांड भेजा, उधर वो एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड्स की भी देर नहीं है, लाइटनिंग स्पीड से ये होगा। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो होने वाला है वो 2 चीज़ों में होने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइन में, जहाँ पे बहुत खतरे होते हैं, जहाँ पे आप ह्यूमंस को नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रोबोटिक्स के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम ये करेंगे, जहाँ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे मनुष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा होगा सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, जहाँ पे आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे मोस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर से आप अपना सर्जरी करवा सकते हैं, जो ऑलमोस्ट रियल टाइम में होगा। तो ये एक तरह से जो है ना, प्रॉमिस टू वंडरलैंड है। आप समझे, एलिस इन वंडरलैंड हम लोगों ने सुना है। 5G इज नॉट डेवलपमेंट ऑफ 4G, 5G इज प्रॉमिस टू वंडरलैंड। आप ऐसी जादुई दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां सब चीजें रिमोट से होंगी। जी बिल्कुल सर, एक आपको कॉलर। जवाब मिला? जी सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और बिल्कुल जो हमारे कॉलर थे उनको बहुत अच्छे से उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। सर एक कॉलर और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंद स्वरूप मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा भारत। मैं जानना चाहता हूं सर ये कि ये दूरसंचार की सेवा अच्छी सेवा, बेहतर सेवा, बड़ी सस्ती सेवा, आज के परिवेश में जो है रोडें बन रही, तो ये जो लाइन नंबर नीचे वाले केबल वाले के ये खत्म हो चुके हैं, तो इनको दोबारा किस प्रकार से शुरू किया जाए, क्योंकि जब नेटवर्क कोई बाधित होता है, फोन कर नहीं पाते, तो लोग जो है आपकी सेवा के बजाय प्राइवेट की सेवा ज्यादा भागते हैं, वो महंगा पड़ता है, मजबूरी पर सुधर भागते, तो इसको अच्छी सेवा और बढ़ाई जाए। आप एक बार प्रश्न को थोड़ा सा रिफ्रेम करके हमको कहेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली जानना क्या चाह रहे हैं? BSNL के परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहे हैं, या आप भारतीय दूरसंचार के परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहे हैं? नंबर थे जो नीचे वाले पड़े थे घरेलू, किसी रोडें बन गई, नालियां बन गई, रोड चौड़ी हो गई, तो उसमें केबल कट चुके हैं, वो फोन डेथ हो चुके हैं, तो उनको किस प्रकार से चालू किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये BSNL का सस्ता सेवा है, अच्छी सेवा है, बेहतर सेवा मिल चुकी है इन लोगों को। देखिए 2 बातें हैं इसमें। आपका कंसर्न, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। जो अंडरग्राउंड केबल पड़ी हुई है, इस समय देश में इतना विकास हो रहा है, खासतौर पे
इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह हैं जी। उसमें डैमेज होना स्वाभाविक है, और जो कॉपर की केबल है वो तो डैमेज हो ही रही है, अब उनको ऑलमोस्ट रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी ने ले ली है, अब ऑप्टिकल फाइबर से हम सर्विसेज दे रहे हैं, और ऑप्टिकल फाइबर ओवरहेड ले जाते हैं, 4 फाइबर का ऑप्टिकल फाइबर हम ओवरहेड ले जाते हैं और उसका मेंटेनेंस बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। अब जो आपको टेलीफोनी मिलेगी वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर मिलेगी, और कॉपर वायर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हो रहा है जी, बिल्कुल। और ऑप्टिकल फाइबर के कारण ये जो स्पीड हाई हो रही है, ये एक इसी का कारण है। ऑप्टिकल फाइबर को ही यूज़ करके आपको जो स्पीड अब मिलने वाली है वो इसी के कारण, ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही संभव है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर से हम ITU के बारे में जान रहे थे, सर हम इसके बारे में आपसे जानेंगे। अभी चलते हैं अशोक सर के पास। और सर, क्योंकि आज विश्व दूरसंचार दिवस है, आप देख ही रहे हैं कि हम दूरसंचार विषय पर बात कर रहे हैं, और देखिए आप राइटर हैं, आप कवि हैं, आप व्यंग्यकार हैं। मैं जानना चाहूँगी, कोई रचना आपकी मोबाइल पे ज़रूर होगी, तो अगर कोई आपकी ऐसी रचना है तो बिल्कुल चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ सबसे पहले वही साझा करें। अवश्य सृष्टि जी, नमस्कार। दर्शकों को नमस्कार। मैं व्यंग लिखता हूँ, और व्यंग्यकार के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे व्यंग लिखना जो वो उस दृष्टि को डालता है तो वो लिख देता है जी। तो मैंने मोबाइल पे भी एक व्यंग लिखा है। मोबाइल हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा हो गया है, हम उसे दिल से लगा के रखते हैं हमेशा। ये वाली पॉकेट जो है, जो दिल वाली पॉकेट है, उस पर रखते हैं, तो इससे पता लगता है कि मोबाइल हमारे कितना नज़दीक है। तो उस मोबाइल पे मैंने एक रचना लिखी है, एक व्यंग लिखा है, जिसका शीर्षक है मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। लोग गीतों पे पैरोडी लिखते हैं, लेकिन मैंने इस गीत पे व्यंग लिखा है। प्रस्तुत है जी। हमारे देश के कई इलाकों में माँ को बाई बोला जाता है। बचपन में जिसकी उंगली पकड़कर चलते थे तो ऐसा लगता था कि दुनिया को उंगली पर नचाने की ताकत मिल गई है। आज के बच्चे मोबाइल को हाथों में पकड़कर और उसकी स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए ऐसा मानते हैं कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में कैद है। मैंने सोचा अगर मोबाइल हमसे बात करता तो कैसे करता। हम दोनों की बातचीत श्री जावेद अख्तर जी से क्षमा के साथ प्रस्तुत है। मैंने पूछा मोबाइल से, स्वागत है। मैं और मेरा मोबाइल अक्सर दिन भर क्या, हमारा बस चले तो रात भर भी बातें करते हैं। जब तुम होते हो तो ऐसा होता कि मैं यह कहता, तुम यह सुनते, तुम इस बात पर नीले दांत दिखाते, तुम इस बात पर नीली चिड़िया उड़ाते, तुम इस बात पर हैरानी की इमोजी लगाते, तुम उस बात पर आंख दबाने वाली इमोजी दिखाते। तुम होते तो ऐसा भी होता कि भीड़ में अकेला होकर भी अकेलापन महसूस नहीं करता। तुम होते तो अकेले होकर भी अपनी पोस्ट पर लाइक कमेंट की भीड़ लगा लेता। तुम होते हो तो ऐसा वैसा बहुत कुछ होता। मैं और मेरा मोबाइल अक्सर नहीं, दिन भर क्या, हमारा बस चले तो रात भर भी बातें करते। वाह वाह वाह। जब मोबाइल का जवाब सुनिए आप जी। मोबाइल ये कह रहा, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही तुम्हारी सेल्फी लेते लेते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही तुम्हारी सेल्फी लेते लेते। तुम्हारे साथ होने से हम दोनों किसी के बाप की भी नहीं सुनते। तेरे हाथों में जालिम, मेरे दोनों कैमरे चैन नहीं लेते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही तुम्हारी सेल्फी लेते लेते। तो मैंने कहा, यह रात हुई कि तुम्हारा डाटा प्लान आधा खत्म होने के कारण स्पीड कम है, या कमज़ोर नेटवर्क के कारण तुम्हारी स्क्रीन से मेरी आंखें मिचमिचाने लगी। अब नीली चिड़िया उड़ाने के लिए नीले दांत कटकटाओ। यह तुम्हारा कम ग्राम के वजन वाला स्लिम फिगर है, या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की डगर है। यह हवा का झोंका है, या नोटिफिकेशन का अलर्ट है, या किसी ने चुपके से इनबॉक्स में मैसेज किया है। यह सोचता हूँ मैं कब से उलझाऊँ तुम्हारे सोशल मीडिया के जाल में, जबकि मुझको भी यह खबर है कि मिलेगा नेटवर्क और उसका टावर भी यहीं कहीं है। क्या बात है। मोबाइल कहने लगा, मोबाइल जब गाते हुए कहेगा, हो तू मुझे रुपए से खरीदने वाली माया है, और मैं हूँ तेरी छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ, मुझे दिल से शर्ट की ऊपरी जेब में लगाने वाले, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम किसी न किसी मोबाइल शॉप पर या ऑनलाइन ख़रीदारी के ऑप्शन पर। ये कहाँ आ गए हम,
यूं ही बात करते करते। अब टेलीकॉम कंपनियों का बीच में रोल देखिए, वो भी गा रही हैं कि ले लो अनलिमिटेड डाटा प्लान ले लो, या साल भर के प्लान पर डिस्काउंट ले लो, पर ले लो। मैंने कहा कि मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की ये रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है कि दुनिया की हर मोबाइल कंपनी की सिम उठा ले, दीवार जो हम दोनों के बीच 50% डाटा खत्म होने पर स्पीड कम होने की है उसे गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को ट्विटर की टर सुना दे और बता दें कि हाँ, मोबाइल और मुझ में मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्या बात है। सर बहुत बढ़िया। सर बीच में आपने एक लाइन आई थी पवन सर, मैं आपको कहना चाहूँगी, सर ने सर के इस व्यंग में लाइन थी कि टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं ये प्लान ले ले क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मार्केटिंग अपनी जगह है। जब भी कोई नई चीज़ आती है, सारी जनता उसका यूज़ करना चाहती है। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल तो सबको पता ही हैं, टेलीकम्युनिकेशन का जो लाभ है वो सबको मालूम ही है, कितना आसान हो गया है। मुझे याद है कि पहले हम घर से निकल जाते थे, जब हम पढ़ते थे, मोबाइल नहीं था और दूसरी सर्विसेज नहीं थी, टेलीफोन बड़ा मुश्किल से मिलता था। मुझे याद है कि अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करना होता था तो टेलीफोन पे घंटों इंतज़ार करते थे जब जाके ट्रंक कॉल लगता था। जी। अब सेकंड्स में आप बात कर देते हैं। बच्चा घर से बाहर निकला नहीं कि आपने पूछा भाई पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक से पहुंच गए, रास्ते में भीड़ तो नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन में इट्स एज ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशन कि यू आर सो रिलैक्स्ड एट होम। और मूवमेंट, हालांकि मूवमेंट कम नहीं हुआ, मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, वो तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, तो एक्टिविटीज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं। बट इसने मानव सभ्यता को विकास के नए आयाम में खड़ा कर दिया है। जैसे मैं आपसे भी कह रहा था कि 5G जो है ये सब प्रॉमिस टू वंडरलैंड, ये आपको जादुई दुनिया में ले जाने वाला। हर चीज़ रिमोट से चलने वाली है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा। IoT एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है। और आपको सब कुछ रिमोट से, सब कुछ जैसे आप कह रहे थे ना कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया मेरे फोन उंगली में। मुट्ठी की भी जरूरत नहीं है, अब एक उंगली से काम होता है और सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो अब रहा सवाल कि भाई बाइंग कैपेसिटी, चीज़ें फ्री में तो आएंगी नहीं, क्योंकि जब हम डेवलप करते हैं, जब हम संस्थापित करते हैं सर्विसेज को, तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कोई अगर आपको सर्विस दे रहा है तो कॉस्ट वसूलेगा ना भाई, फ्री में तो नहीं देगा, अदरवाइज इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो अब ये काम जो है कंपनियों के ऊपर है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हम कहते हैं, TSP, पहले एक शब्द और होता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो दोनों को मिला के ITSP हो गया जी। तो अब ये कंपनियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और सर्विसेज बेचना चाहती हैं जी। उससे प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, जिससे फर्दर डेवलपमेंट होंगे। ये जो प्रॉफिट पब्लिक से कंपनियों के पास आएगा, वो फर्दर डेवलपमेंट में खर्च होगा, एम्प्लॉयमेंट में खर्च होगा, इसी से तो ग्रोथ हो रही है जी। तो ये ग्रोथ का एक बहुत इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन जो है जी, ये जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है थ्रू डेटा, इंटरनेट, थ्रू टेलीकम्युनिकेशन जी, ये बहुत ही नया आयाम है और ये दुनिया की प्रगति में बहुत सहायक है जी। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आई विल से जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है एक तरीके से। और क्षण में आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब क्षण में एक कुछ सेकंड्स में इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ हो रही है, तो आप सोचिए क्या क्या चीज़ें भविष्य में, हमें कितनी सारी संभावनाएं हैं, कितने सारे आप कहिए हमारे लिए सुविधाजनक चीज़ें जो हैं वो यहीं से ही निकल कर आने वाली है। और सर हम अशोक सर की कविता सुनने के पहले बात कर रहे थे ITU की, तो सर मैं चाहूंगी कि आप ITU के कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है जी वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन को लेके, उस टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, ये पहला काम है जी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि सारी दुनिया में उसी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा।
वही फ्रिक्वेंसी होगी। और दूसरा पार्ट है जो टेलीकॉम की फ्रिक्वेंसी, जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कैसे होगा? जैसे कि 1G में दूसरा होता था, 2G में दूसरा होता है, 3G में दूसरा होता है, 4G में दूसरा होता है और 5G में अलग होता है। तो सभी के स्पेक्ट्रम डिफाइंड हैं और उसी से उनकी बैंडविड्थ और स्पीड तय होती है। तो ये सब मानकीकरण जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम है, जो सारी दुनिया के लिए, पूरे मानवता के लिए काम करती है। जी, अशोक जी के पास चलते हैं। उनकी जो उन्होंने जो व्यंग सुनाया था मोबाइल पर, अशोक जी, हम सभी ने बहुत बहुत मज़ा आया उसको सुनकर। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा ही, देखिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता, आप कहाँ पले बड़े हैं? मेरा बचपन भोपाल में बीता है जी। और शिक्षा, नौकरी BHL भोपाल में इंजीनियर बन के रिटायर हुआ हूँ मैं जी। और चूँकि सब कुछ यहाँ है तो अब कहीं और भी मैं पैदा भी हुआ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, मैं भोपाली कहलाऊंगा। जी सर, मेरे पूछने का जो उद्देश्य था वो यही था कि अगर आप भोपाल में ही पले बड़े हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपने भोपाल पे कुछ ना लिखा हो। जी। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अगर कोई भोपाल पे आपने कोई अपनी रचना लिखी हुई है तो बिल्कुल हमारे दर्शकों के साथ उसे साझा करें। मैं बताना चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में भोपाल गौरव दिवस मनाया जाने वाला है, जिसमें सभी लोग अपने घर में दिए जलाएंगे। तो ये भोपाल के लिए बड़े गर्व की बात है और चूंकि हम इस शहर में रहते हैं, हमें इस शहर ने रोजगार दिया है, सब कुछ दिया है, तो इस शहर से हमें बड़ा प्रेम है, लगाव है। तो इस शहर के ऊपर मैं कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहता था। और चूंकि मैं व्यंगकार हूँ तो व्यंग्य की दृष्टि कैसी होती है, एक भोपाल में जब एक कोई आता है, वो घूमने जाता है तो उसके साथ क्या अनुभव होता है, वो मैंने लिखने की कोशिश करी है। प्रस्तुत है मेरा व्यंग, नंबरों वाला शहर। ये इसलिए शीर्षक है कि पहले भोपाल में 1 नंबर 2 नंबर स्टाफ होते थे, 8 9 10 11 12, और फिर उसके बाद मोहल्लों के नाम होते थे 1464 1250। तो इस तरह से, तो चूंकि ये नंबरों से बड़ा जुड़ाव है हमारा शहर का, इसलिए मैंने नंबरों वाला शहर है, नंबरी शहर कह लीजिए आप। जी। तो प्रस्तुत है मेरा ये व्यंग, नंबरों वाला शहर। 10 नंबर ही नहीं कहा। 10 नंबर स्टाफ है वैसे। कि पुरानी सदी में जब भी कोई मेहमान आता था और भोपाल घूमने की फरमाइश करता था तो यकीन मानिए सुनकर दिमाग घूम जाता था कि इन्हें कहाँ घुमाएं, क्योंकि भोपाल के दर्शनीय स्थल बिरला मंदिर से शुरू होकर बड़े तालाब पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नई सदी में यह शहर भी नया नया सा लगने लगा है, बहुत स्मार्ट बन रहा है। कई वर्षों बाद कोई भोपाल आए तो एक बार जरूर हकबका जाएगा कि ये वो शहर तो नहीं है। भोपाल ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह फैल रहा है, कुछ कुछ भूल भुलैया जैसा लगने लगा है। इस पहेली को हल करने के लिए पुराने शहर से नए शहर का चोला बदलते हुए का पर्यटन जरूरी था। इसलिए भोपाल को जैसा देखा समझा वैसा आपको बता देते हैं, वक्त ज़रूरत शायद आपके काम आ जाए। तो जनाब, हम भी खुली जीप में बैठकर गूगल बाबा की मदद लेने के लिए स्मार्टफोन लेकर मौका मिलते ही शिकार के लिए जीप में बंशी रखकर भोपाल भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक सच्चा भोपाली पहली फुर्सत में रुपयों का जुगाड़ होते ही जीप खरीदता है। पहले नवाबों का शौक तांगा रख के पूरा करता था, लेकिन साहब ना तांगे बचे हैं ना नवाब। जिस तरह किसान को अपनी लहलहाती फसल देखकर आनंद मिलता है, वैसे ही भोपाली अपनी जीप देखकर खुश होता है और उसे नया लुक देने के लिए नई नई तिकड़म लगाता रहता है। आजकल के जवान भोपाली जरूर नई नई बाइक से घूमते हैं, लेकिन जीप का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते। हमारी पहली मुलाकात हुई भोपाल की गलियों से लेकर VIP रोड पर जगह जगह गूमड़ की तरह उभरे ब्रेकर और जाम ने हमें जाम कर दिया। हिम्मत न हार कर हम आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस कांड के कारण पहचाना जाता है भोपाल, जिसे गैस कांड की बरसी मनाकर पूरा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर की पहचान जर्दा गर्दा पर्दा से थी, भाई लोग उसमें नामर्दा भी जोड़ देते हैं। रहा सवाल जर्दा का, वह गुटके के पाउच में समा गया। गर्दा यानी गंदगी स्वच्छता अभियान की भेंट चढ़ गया और पर्दा सूटकेसों में पैक होकर हो गया, लेकिन उसके मिनी संस्करण के रूप में दुपट्टे को हसीनाएं नकाबपोश बनकर स्कूटी पर बैठकर चेहरे पर बांधकर दनदनाती भोपाल की सड़कों को रौंद रही है। इस चमत्कारी दुपट्टे के बाद हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे नामर्दा या किन्नर मंगलवारे और बुधवारे के प्रतिनिधि बनकर वार त्योहार वसूली करते हुए मिल जाएंगे।
यही एक पुराना प्रतीक है इस शहर का, जो अभी तक अपना अस्तित्व कायम रखे हुए। शहर में घूमते हुए मॉल, मल्टीप्लेक्स, ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज देखे। साथ ही भोपाल की खास पहचान गलियों में घूमते हुए हर उम्र के अमूर्त चित्रकार, जो ब्रश की जगह पान या जर्दे की पीक और दीवार या कोनों का इस्तेमाल कैनवास की तरह करने वालों से मुलाकात हुई। स्वच्छता अभियान के कारण इन मूक कलाकारों की संख्या कुछ कम होने लगी है। जिस तरह सिटी बसों के नंबर होते हैं, उसी तरह भोपाल के बस स्टॉप के भी कम से कम 1 दर्जन नंबर है। बीच में 1.25, 1.5, पौने नंबर भी होते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाकर यह शहर 2 नंबरी से 1 नंबरी बनने की जुगत में लगा हुआ है। इस शहर के बारे में वर्णन करने के लिए भोपालियों का पसंदीदा डायलॉग था कि भोपाल ताल तलैयों और शेल शिखरों का शहर है। बड़े और छोटे तालाब सलामत हैं, परंतु तलैयों का बेहतरीन उपयोग इंसान की मूलभूत आवश्यकता पूर्ति के लिए रोटी कपड़ा मकान में से मकान बनाने के लिए करने के कारण तलैये गायब होने लगे। रहा सवाल शिखरों का, तो भोपाल की पहाड़ियों को काटकर बहुमंजिले शिखरनुमा इमारतें भोपाल की छाती पर बैठकर हरियाली का मुंह चढ़ा रही है। न्यू मार्केट पुराना होते हुए भी नया है। आज़ादी की पहली लड़ाई का नायक तात्या टोपे मात्र टीटी नगर बनकर रह गया है। हल्दी घाटी के वीर योद्धा महाराणा प्रताप स्वर्ग में बैठे खुश हो रहे होंगे कि इस शहर ने उन्हें एमपी बनाकर एमपी नगर बसा दिया है। क्या बात, बहुत अच्छे। शहर के एक छोर पर उद्योग नगरी भेल राष्ट्रीय एकता का गुटका संस्करण मुंबई की भेल की तरह लगता है। अब शहर की चंद खासियतें बचती हैं कि भोपाली भाषा, जैसे कि को खां कैसे हो आदि। कोखा कैसे है? भोपाली गाली भी देता तो आप करके देता है। यह सब पुराने शहर में खुर्राट भोपालियों के मुंह से सुनाई देते हैं। भोपाल की एक और कला है जिसे फेंकना कहते हैं, और फेंकी हुई बात को झेलना लपेटना कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। इस कला का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है। एक से एक फेंकने वाले और उन्हें झेलने वाले राजनीति के क्षेत्र में भोपाली कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी जमाने में स्वर्गीय शरद जोशी ने कुछ शहरों के खाने की विशेषता लिखी थी कि रतलाम वाले सेव और इंदौर वाले नमकीन मिक्सचर अच्छा बनाते हैं और भोपाली आमलेट ठीक ठाक बना लेते हैं। ठीक ठाक। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए भोपाली चाइनीज फूड भी अच्छा बनाने लगे हैं। शहर के प्रत्येक चौराहे पर लगने वाले चाइनीज फूड के ठेलों पर लगने वाली भीड़ इसकी गवाह है। भोपाल किसी ज़माने में हॉकी की नर्सरी कहलाता था। नर्सरी तो लगभग उजड़ गई, बच्चों ने क्रिकेट के बैट पकड़ लिए। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चित्रों में सांची के स्तूप, उज्जैन का महाकाल मंदिर, मांडू का जहाज महल, ग्वालियर का किला और भोपाल की ताजुल मसाजिद भी मौजूद रहती है। इसलिए इस शहर को पर्यटन के नक्शे में 1 नंबर का मुकाम मिल जाए और जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पान खाते हुए हमारा फोटो भी अखबारों, लोकल टीवी के चैनलों में आ जाए, इससे बढ़कर भोपाली क्या चाहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि भोपाल टूरिज्म का नमूना पर्यटन विकास निगम को भेज दूँ। हो सकता है टूरिज्म के क्षेत्र में मुकम्मल योगदान देने के लिए एक आध अवार्ड मैं भी कबाड़ लूँ। क्यों, क्या ख्याल है आपका? बहुत बहुत बढ़िया अशोक जी, आपके इस व्यंग में भोपाल के प्यार के साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत करीब से जाना है आपने भोपाल को, एक लंबा समय आपने बिताया। सर बहुत 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 हमने इसको एंजॉय किया आपके इस व्यंग को। तो दर्शकों, चलिए आज के विषय पर वापस आते हैं। और जैसे कि आज हम सभी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे आज मना रहे हैं, तो दर्शकों आइए क्यों ना आपके साथ जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उनकी जनरल सेक्रेटरी का मैसेज आप सभी के साथ साझा किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के दिन वो क्या मैसेज हमें दे रही हैं। मिस डोरीन मार्टिन जी, मिस डोरीन मार्टिन जी, वो दिखा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। Communication and human connection. And today, digital technology is redefining what it means to connect to one another, to opportunity, to knowledge, to the world. But on this day, we remember that too many people are left behind, that just one third only of the population in least developed countries is connected, that it's our collective responsibility to support LDCs on their journey from potential to prosperity through technology.
That's why ITU, the UN Agency for Digital Technologies, dedicates this day, this year, to these countries. And that's why I call on you today to join our campaign to empower LDCs by making a pledge to Partner to Connect Digital Coalition. Together, we can make 2023 a year of unprecedented digital development in least developed countries and create a truly universally connected world where everyone, everywhere shares in the benefits of technology. तो दर्शकों, ये था ITU की जनरल सेक्रेटरी मिस डॉरिन मार्टिन का मैसेज। मैं चाहूँगी कि पवन सर इस मैसेज को दोबारा हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। जी, थैंक यू। ये मैसेज अंग्रेज़ी में है, हमारा हिंदी का चैनल है तो हमने इसका ट्रांसलेशन किया है। कोशिश की है कि ट्रांसलेशन एकदम सही हो, पर ट्रांसलेशन के बारे में ये है कि भाव प्रकट होना चाहिए, ना कि शब्दों का अनुवाद होना चाहिए। तो वो कोशिश हमने की है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2023 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ की महासचिव सुश्री डोरिन बी मार्टिन का संदेश। 5 दशक पहले इंटरनेट का पहला संदेश इसी दिन भेजा गया था जिस दिन दुनिया दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाती है। इसने दूरसंचार और मानव कनेक्शन के बारे में हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया है और आज डिजिटल तकनीक दुनिया को ज्ञान का अवसर देने के तकनीक, एक दूसरे से जुड़ने के अर्थ को फिर से परिभाषित कर रही है। लेकिन इस दिन हम यह भी याद करते हैं कि बहुत से लोग पीछे छूट गए हैं। अल्प विकसित देशों में केवल 1/3 आबादी ही जुड़ी हुई है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अल्प विकसित देशों को उनकी सामर्थ्य की क्षमता से समृद्धि की यात्रा तक समर्थन करें। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने इस वर्ष को, इस दिन को इन देशों को समर्पित किया है। और इसलिए मैं अल्प विकसित देशों को सशक्त बनाने के हमारे अभियान में शामिल होने के लिए आज आप सबका आह्वान करती हूँ। आइए हम सब डिजिटल गठबंधन के निर्माण में भागीदार बनने का संकल्प लें। हम 2023 को अभूतपूर्व डिजिटल विकास का वर्ष बना सकते हैं। अल्प विकसित देशों को वास्तव में सार्वभौमिक रूप से जुड़ा हुआ बनाएं, जहां हर जगह हर कोई टेक्नोलॉजी के फायदों में हिस्सेदार हो। तो छोटा सा मैसेज है और इसका जो थीम है वो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। वो थीम है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जी, इसका दर्शकों मैं आपको सार बताना चाहूँगी कि अभी भी इस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी भी जो कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो पीछे छूट गए हैं। कम विकसित देश जो हैं, दुनिया के कम विकसित देश हैं, वहाँ केवल 1/3 लोगों के पास ही ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जी, तो उनको भी इस एरा में, इस टेक्नोलॉजी के एरा में सम्मिलित करने का प्रयास ये इस मैसेज में दिया गया है। और आइए दर्शकों, हम यहाँ पर ITU के कार्यों के बारे में सर से और जानेंगे। अभी अशोक जी के पास मैं चलना चाहूँगी। और अशोक जी, आपकी जो ये बुक टिकाऊ चमचों की वापसी जो मेरे हाथ में है, इसका मैं अनुक्रम देख रही थी और एक जगह जाके मेरी नज़र रुकी जहाँ पर लिखा है अंग्रेजी घर पर है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये क्या है, अंग्रेजी घर पर है? असल में भाषा कोई भी हो, सब अच्छी होती है, लेकिन चूंकि हम हिंदी भाषी राज्य के निवासी हैं जी, और हम हिंदी से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजी शायद हमारी नस नस में, हमारे खून में शामिल हो गई है, हमारे घर में प्रवेश कर गई है, घर घर में है, गली गली में आ गई है। तो उसी थीम को लेके कि अंग्रेजी किस प्रकार हमारे घर में आ गई है और उसका क्या रोल निभा रही है, उस बारे में मैंने हिंदी दिवस के ऊपर जो मनाया जाता है साल में 14 सितंबर को, उस पर मैंने ये लिखा था कि अंग्रेजी हमारे घर में है। जी, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको प्रस्तुत करें। जी, मैं आपको आपकी बुक देना चाहूँगी।
और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो आपने इसको टाइटल दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और जब मैं वो देख रही थी तो मेरी नज़र सीधा वहीं पर रुकी, और ये कुछ किसी धारावाहिक के नाम से कुछ मुझे मिलता जुलता ऐसा लगा। हाँ, दूर उस पर टीवी पर एक सीरियल आता है जिसका नाम है भाभी जी घर पर है, तो उसमें तो भाभी जी घर पर रहती है, लेकिन मैंने उससे प्रेरणा लेकर लिखा कि अंग्रेजी घर पर है हमारे जी। तो मैंने जो व्यंग लिखा था प्रस्तुत है। सृष्टि जी ने उस बात को पकड़ लिया कि ये किसी सीरियल का जो है टाइटल लिया गया है, तो मैंने कहा हाँ बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। टाइटल की पैरोडी है। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिल जाती है, बाकी उससे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता उसका कि कहाँ से लिया, मेन चीज़ है अपन क्या कहना चाहते हैं। जी। तो अंग्रेजी घर पर है, जी हाँ अंग्रेजी घर पर है, घर घर में है, पूरे रुतबे शान और उसके साथ बड़े ठसके के साथ मौजूद है। अब आप कहेंगे कि हम देश तो क्या पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराने पर तुले हैं, और आप पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी घर पर है। वो इसलिए कि हिंदी माह में हिंदी दिवस का कर्मकांड प्रत्येक शासकीय और अशासकीय संस्थान कर रहे हैं। हिंदी प्रेमियों और सेवकों को स्वादिष्ट भारतीय भोजन, दान दक्षिणा, इनाम इकराम, मान सम्मान करके संतुष्ट कर दिया हो। बाकी साल भर हमें अंग्रेजी स्वाद वाला पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स खाना है और कोल्ड ड्रिंक पीना है। यही सब अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के नाम पर खिलाना पिलाना है। अब आप ही बताएं, साल भर हम यही सब भकोसें और प्रशंसा भारतीय भोजन की करें, क्या यह उचित है? चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ हिंदी के नाम का श्यापा कर लेता हूँ। हिंदी के नाम पर सामूहिक रुदन में एक रुदाली में भी बन जाता हूँ। उससे होगा क्या? हो ये वही जो अंग्रेजी राखा। हमारी हालत तो उस व्यक्ति की तरह हो गई है जो एक चिकने खंबे पर हिंदी का झंडा फहराने के लिए 1 फुट चढ़ता है और 3 फुट नीचे फिसल जाता है। हाँ, एक काम हम जरूर कर रहे हैं कि हिंदी की साल भर चिंदी चिंदी करेंगे और हिंदी दिवस पर उन्हीं चिंदियों का झंडा बनाकर हिंदी के झंडा बरदार बन जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। संसद में हिंदी को लागू करने के लिए प्रस्ताव भले ही पास कर दिया, लेकिन एक पुछल्ला भी जोड़ दिया कि हिंदी किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। भाई कमाल हो गया, हिंदी की क्या औकात जो किसी के जबरन गले पड़ जाए। यह काम तो अंग्रेजी ही कर सकती है। हिंदी की क्या हिम्मत, वह तो घर की मालकिन होते हुए भी उससे घर के बुजुर्ग की तरह कोई नहीं पूछता। हिंदी क्या खाक का कर जबरदस्ती करेगी? उसकी क्या औकात है जो किसी पर लद जाए? और कौन लाद रहा है? हिंदी लदे भी तो जब लदने की जगह खाली हो। वहाँ पर पहले ही अंग्रेजी देवी विराजमान है। अंग्रेजी आपकी छाती पर मूंग दले, कोई चू नहीं करेगा। अगर हिंदी की बात करोगे तो भावनाओं को चोट पहुँचेगी। हिंदी किसी के घर में अनुमति लेकर भी जाए तो घर के लोग इतनी हाई तोबा मचाएंगे कि पूछो मत, और अंग्रेजी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। अर्थात अंग्रेजी घर पर है। हिंदी वालों को बीच में यह खुशफहमी हो गई थी कि मुक्त अर्थव्यवस्था में बाजारवादी ताकतें ग्राहक को भगवान मानकर मजबूरी में हिंदी को अपनाएंगी। तो भैया, देश की हिंदी पट्टी के ग्राहक मेट्रो शहर से लेकर गाँव में खुले सम्मानीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़कर निकले हैं। उनके पुण्य प्रताप से अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते, पर खराब अंग्रेजी जरूर बतियाने लगेंगे। इसकी बदौलत बहुराष्ट्रीय कंपनियां के ब्रांडेड उत्पाद का उपयोग करने में अपनी कालर ऊंची कर लेते हैं। हिंदी के विद्वान कितना भी कहें कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, हम अंग्रेजी के दीवानों का यही कहना है कि हम हिंदी भले ही ना बोलेंगे, परंतु अंग्रेजी में हकलाना भी मंजूर है। हिंदी का प्रचार प्रसार करने में टीवी चैनल, हिंदी फिल्में और हिंदी गानों का बहुत योगदान है, ऐसा गर्व से कहा जाता है। यह बात अलग है कि उन्हीं हिंदी फिल्मों के चमकते सितारे, जिनकी फिल्मों को हम करोड़ों के क्लब में भेजते हैं, हिंदी में लिखे हुए संवाद और कहानी समझने के लिए रोमन लिपि में लिखी हुई पटकथा मांगते हैं। उसी तरह टीवी सीरियल के पात्र बड़े संस्कारी लगते हैं, परंतु उनकी भाषा सुनकर लॉर्ड मैकाले की आत्मा भी रो देती होगी। रही सही कसर एफएम चैनलों के आरजे यानी रेडियो जाकी पूरा कर देते हैं। अपने जाकी के अनुरूप, अपने नाम जाकी के अनुरूप जो रेस के घोड़े दौड़ाता है की तरह इतनी तेजी से हिंदी और अंग्रेजी का कॉकटेल बनाकर चटर पटर बोलते हैं कि मजा आ जाता है। आप कहीं ऐसा सोचने तो नहीं लगे कि हिंदी अस्पृश्य भाषा है? जी नहीं, हिंदी तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर हिंदी ही एकमात्र सहारा होता है, लेकिन जैसे ही हमारा काम हुआ हम अपनी औकात में आने लगते हैं और टूटी फूटी अंग्रेजी का मुख विलास की तरह उसका उपयोग करने लगते हैं। कोशिश तो हम यही करते हैं कि मुंह पर हिंदी हिंदी, परंतु दिल बोले हड़प्पा नहीं, दिल बोले अंग्रेजी। लेकिन यह हिंदी में कोई कम नहीं, बड़ी ढीठ है।
बहुत हठीली है। इतनी कोशिशों के बाद भी जरा सा अवसर मिलते ही सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसका जादू सर पर चढ़कर बोलने लगता है, पत्थरों के बीच में नई कोपलों की तरह फूट पड़ती है, दसों दिशाओं में फैल जाती है। सुदूर पूर्व के पहाड़ों से लेकर पश्चिम के घाटों तक और उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक बहती हवाओं के साथ बहते हुए पहुंच रही है। इस देश की सिराओं में रक्त के साथ ऑक्सीजन की तरह घुल मिल गई और कह रही है, अंग्रेजी नहीं बल्कि घर घर हिंदी, कण कण हिंदी, जन जन हिंदी। सर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यंग आपने लिखा अंग्रेजी में। मैं पवन सर से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से सर आप एंजॉय कर रहे हैं ये व्यंग, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लिंक आपका भी है, तो मैं जानना चाहूँगी इस बारे में आपसे। सर आप भी कविता मेरा भी कहना चाहिए पैशन है। बचपन से हम कविता लिखते रहे और करीब करीब जी 12 साल 13 साल की उम्र से आकाशवाणी में कविताएं पढ़ता रहा। तो सर क्यों ना आज भी एक कविता आप हमारे आज भी दर्शकों लिखता के लिए हूँ। भी। हालांकि आज मौका ऐसा था, विश्व दूरसंचार दिवस का था और मैं दूरसंचार के एक्सपर्ट के तौर पे आपके पास आया हूँ, जी। तो कविता का विषय नहीं था। नहीं, स्वागत है। लेकिन विज्ञान और कविता भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। देखिए मैंने एक कविता आपको लिखी है, जी देखिए किस तरह से जुड़ता है सारा परिदृश्य। दो अलग अलग कविताओं के दो अंश आपको सुनाऊंगा। पहला तो यह है कि मनुष्य जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो आकांक्षा के साथ बड़ा होता है। जी उस कविता को मैंने ऐसे कहा है कि होना चाहता है आत्मनिर्भर छोटा सा शिशु भी जल्दी से बड़ा होकर। होना चाहता है आत्मनिर्भर छोटा सा शिशु भी जल्दी से बड़ा होकर। सभी इच्छाओं से बड़ी है अन्य के नियंत्रण से मुक्ति की चाह। सभी इच्छाओं से बड़ी है अन्य के नियंत्रण से मुक्ति की चाह, फिर वह मां का ही नियंत्रण क्यों ना हो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। फिर वह मां का ही नियंत्रण क्यों ना हो। फैलता है आकांक्षाओं का मकड़जाल उम्र के साथ बहुगुणित होकर। फैलता है आकांक्षाओं का मकड़जाल उम्र के साथ बहुगुणित होकर। धन पद सौंदर्य यश और भी न जाने क्या क्या, किंतु अंतर्निहित है इन सभी चाहों में बेरोक टोक हवा और पानी की तरह आजाद हो जाने की चाह। किंतु अंतर्निहित है इन सभी चाहों में बेरोक टोक हवा और पानी की तरह आजाद हो जाने की चाह, यानी कि मुक्ति प्रथम और अंतिम आकांक्षा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि मुक्ति प्रथम और अंतिम आकांक्षा है। सर बहुत तो बढ़िया। ये कविता के अंश थे, हालांकि ये पूरी कविता नहीं है, पहले से पता नहीं था। जी सर, लेकिन इतनी ही सिर्फ इतना ही अंश सुनकर जो समझ में आ रहा है सर, बहुत गहराई है इन शब्दों में। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो आपने परिदृश्य को एक्सप्लेन करने की, उसको परिभाषित जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से आपने उसको देखा समझा और शब्दों में पिरोया है सर, बहुत खूबसूरत। विज्ञान के स्टूडेंट के नाते मैंने एक कविता और एक मुक्तक उसका सुनाऊंगा जी कि कैसे जीवन को हम देखते हैं कि जीवन तो गीत है विधाता का। जी जीवन तो गीत है विधाता का। समसुर हो जाएंगे, समसुर हो जाएं हम, उसके सुर में सुर मिला। हाँ। समसुर हो जाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ कभी गाएं हम। और उसका पहला बंदा है कि सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाच रहे हैं। सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है। अगजग में व्याप रही माया अनिवर्चन है। उस नर्तन से माया प्रकट हो रही है। अगजग में व्याप रही माया अनिवर्चन है और लघुतम में नाच रहा शंकर प्रलयंकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लघुतम में नाच रहा शंकर प्रलयंकर है। तो तांडव में सृजन के, शंकर का जो तांडव है कि तांडव में सृजन के ताल सुर सजाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। बहुत बढ़िया। आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं। सर बहुत बढ़िया। आपकी कविता के शब्द मतलब कहना चाहूँगी कि एक कानों में आते साथ एक अटेंशन पा ले रहे हैं। आपने जो शब्दों का चयन किया है, जो आपने एक्सप्लेन किया है सर, बहुत खूबसूरत। जो भाव थे उसको आपने जिस तरीके से शब्दों में पिरोया है, और जो शब्दों का चयन सर बिल्कुल मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मेरी कोशिश ये है कि अध्यात्म को, भारतीय अध्यात्म को किस तरह से विज्ञान के माध्यम से समझाया जाए।
जी सर, विज्ञान और दूर, जैसे कि आज हम दूर संचार विषय पर बात कर रहे हैं, तो सर हम बात कर रहे थे आईटीयू की, और आपने जी। बताया था कि आईटीयू काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आईटीयू है उसका भारत की उपस्थिति, भारत में उपस्थिति किस प्रकार है? अद्भुत प्रश्न है आपका कि भारत में भी कभी भारतीयों का बड़ा योगदान है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन में, और हमारे एक भारतीय इंजीनियर जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे, मनोहर बालाजी सरवटे, जी वो 65 से लेके 67 जी तक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। ही वॉज द 4th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द आईटीयू। और उसके बाद भी जी जो भारत में इंडियन टेलीकॉम सर्विस है, जो कि यूपीएससी के थ्रू आती है, जी जिनका इस देश की टेलीकॉम डेवलपमेंट में अत्यधिक योगदान है, उनमें से भी एक मिस्टर नारायण, जी वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और 5 साल वहाँ रहे, और उनका महती योगदान है। और सारी दुनिया के लोग तो वैसे आईटीयू के पार्ट हैं, उसमें सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं, लेकिन हमारा बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या इतनी है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में अच्छा खासा परसेंटेज है। जी तो इसलिए आईटीयू में हमारा बहुत गहरा योगदान है, और दुनिया को टेलीकम्युनिकेशन, अब तो एक अद्भुत बात हुई है, वो आपको बताना चाहूँगा जी कि हमने भारत ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जी भारत में ही 4G टेक्नोलॉजी, इंडियनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जी बाकायदे BSNL और TCS को एक कार्य दिया है, जी प्रोजेक्ट दिया है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने धनराशि भी मुहैया कराई है, करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे, और वही 4G टेक्नोलॉजी हम गांव में, जो अभी तक कहीं से भी नहीं जुड़े हैं, जी कहीं भी ना 2G है, ना 3G है, ना 4G है, कुछ भी नहीं है वहाँ, उन सारे ऐसे 25,000 गाँव को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मिशन 500 है, उसके तहत हम जोड़ेंगे। 1 साल का इसके लिए समय है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आने वाले समय में इस मिशन पे काम किया जा रहा है, और तो सर मैं जानना चाहूँगी कुछ ऐसी ही भविष्य की और संभावनाएं, कुछ योजनाएं जो आने वाली हैं हम सभी की सुविधा को ध्यान रखते हुए। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, दूर संचार ने एक अद्भुत क्रांति की है, जी बिल्कुल, सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जी अब हमारे यहाँ जो भी कार्य होते हैं, जैसे आपको छोटी सी बात बताऊं, कहीं भी आपदा प्रबंधन जब होता है तो सबसे पहले टेलीकॉम रिस्टोर करना जरूरी है। जी टेलीकॉम रिस्टोर नहीं होगा तो आपदा प्रबंधन संपर्क। नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो BSNL सबसे पहले वहां जाता है, टेलीकॉम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्टोर करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है आपदा प्रबंधन टीम को, और उसके बाद आपदा प्रबंधन का कार्य होता है। तो ऐसे जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं जी इंडिया में, उन सब में टेलीकम्युनिकेशन का योगदान है, और टेलीकम्युनिकेशन के बगैर हम एक कदम विकास की ओर नहीं चल सकते। बिल्कुल सही बात है कि बिना इस सुविधा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर, मैं अंत में चाहूँगी कि आप 2 लाइन का मैसेज हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि समय हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है बातचीत को जी। आगे ले जाने के लिए। जी। तो अंत में आपका एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैसेज तो सेक्रेटरी जनरल ने दे दिया है, जी सारी दुनिया के सारे लोगों को, जी सबका टेलीकम्युनिकेशन का राइट है। जी और मैं इसको कहूँगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है, जी। वैसे राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू हैव कम्युनिकेशन, ये भी सारी दुनिया के लोगों का ह्यूमन राइट है। और ये राइट को जन जन तक पहुँचाने में हमारे देश के सारे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम करें, दुनिया के सारे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम करें, और बाकी जनता हमें सहयोग करे। धन्यवाद। बहुत सर, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, और सर इसी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। बहुत Thank you, बहुत सृष्टि। अशोक जी, आपने जो व्यंग आज हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए, और बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पर बैठकर उनको एंजॉय किया, और बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी को भी बहुत आनंद आया होगा जी। और आपकी जो रचनाएं हैं सर वो बहुत ही अच्छी हैं, और जो आपकी बुक है उसमें सिर्फ हम एक ही शीर्ष उठा पाए, लेकिन मैं बिल्कुल एक सुनकर ही कह सकती हूँ
कि बाकी सब भी सुनने के लिए मतलब बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग होंगी। आगे भी मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम में आप आएँ और हम आपकी बाकी की रचनाएं देखें, और कार्यक्रम में समय देने के लिए आपके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी अंत में। दर्शकों को तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा यह अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। अभी फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।